हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे आपकी इंग्लिश क्लासेस। जी हाँ फ्रेंड्स, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर डेडिकेटेड वीडियो। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट वीडियो जो हमारा लाइव सेशन था उसमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करा था, लेकिन फ्रेंड्स टेक्निकल इशू की वजह से ओनली हम लोग 23 प्रश्न ही डिस्कस कर सके। आज की हम वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद से हम वेरी शॉर्ट और शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं आप ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम है। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो फ्रेंड्स उसका जो लिंक है आप सभी को फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो हम लोगों ने डिस्कस करा था यहाँ 22 तक, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जो हमारा प्रश्न था वो ये था कि मेथड्स अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि कौन से मेथड है इंग्लिश शिक्षण के, ऐसे कौन से मेथड है। आप सभी को ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो आप सभी को सिंपली पता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स आप सभी को सिंपली पता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी कि जीटीएम मेथड, आपका जो है क्लासिकल मेथड, ओल्डेस्ट मेथड, मतलब इसके बहुत सारे आप सभी को नाम मिल जाएंगे जो कि हमने बहुत ही डिटेल्स में जाना है। उन सब का भी जो है आप सभी को लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन अभी आप सभी ओनली सीरीज के माध्यम से ही पढ़िए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमने बताया था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, अभी आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है कॉम्प्रिहेंशन सिंपली मीन्स। कॉम्प्रिहेंशन का जो है सिंपली अर्थ क्या है, समझने का सिंपली अर्थ क्या है। अगर कोई आपके सामने गद्यांश रख दिया जाएगा, कोई अगर आपके सामने है तो हमें क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग रिटर्न पेज। कॉम्प्रिहेंशन का जो सिंपली मीन्स इसका मतलब जो होता है वो होता है समझने से, जो रिटर्न पेज होते हैं उसे समझने से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, स्पेशल बेनिफिट्स अंडर PMJDY स्कीम्स, यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका जो फुल फॉर्म होगा। स्पेशल बेनिफिट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि जो आपका PMJD यानी कि जो आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम है, इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ऑप्शन दिया है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 30,000, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट भी आप कर सकते हैं जनधन योजना में। लाइफ इंश्योरेंस का जो कवर आप सभी को मिलता है वो 30,000 का मिलता है, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें मिनिमम जो है बैलेंस रिक्वायर्ड, कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 कि सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज और। अब आप सभी को पता है ये आपका कंजक्शन का एक प्रकार है। कंजक्शन आपके सिलेबस के थ्रू जो है 4 प्रकार के दिए गए हैं। कौन कौन से, तो कोऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग और करेलेटिव और आपका एडवर्बियल। ठीक है, तो ये आपके जो है 4 प्रकार दिए गए हैं। तो फर्स्ट आपसे पूछ रहा है कि सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज है, मतलब इसके जैसे कि आप देख सकते हैं एडजेक्टिव क्लॉजेज, एडवर्ब क्लॉजेज, नाउन क्लॉजेज, ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सभी होते हैं। ठीक है, सब ऑर्डिनेट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब नीचे प्रश्न नंबर आप 26 देख सकते हैं, एडवर्ब क्लॉजेज आर। तो टाइम भी होता है, प्लेस भी होता है, पर्पज भी होता है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। एडवर्ब क्लॉजेज आर मतलब टाइम भी, ठीक है, प्लेस भी, पर्पज भी, ये सभी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, पूछा जा रहा है आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट इट, यानी कि मैंने वो बुक पा लिया जो मैंने खो दिया था, है ना। आई हैड लॉस्ट, तो ये कौन सा सेंटेंस है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस है। फ्रेंड्स आप सभी को सिंपली पता है जो आपकी ये वर्ड है वो प्रिंसिपल वर्ड है, और जो ये आपका ये वर्ड है वो है सब ऑर्डिनेट, और ये दोनों मिलकर जो है हमारा कौन सा वर्ड बनता है, कौन सा सेंटेंस बनता है, तो वो बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
है ना। आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट इट, मैंने वो बुक पा लिया जो मैंने खो दिया था। तो ये जो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न 28। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ही सा द डेंजर एंड फॉजी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आप सभी को एक बात समझनी होगी और हो सकता है कि आगे आपके एग्जाम में काम आ जाए। अब देखिए यहाँ क्या था, आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट इट, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर हमें इसी में एंड देखने को मिल जाता तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कैसे देख सकते हैं, ही सा द डेंजर एंड पॉज्ड इज, यानी कि इसमें एंड आपका आ गया है। ठीक है, तो जो आपका एंड वो कंजक्शन हो जाता है और जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ आपका प्रिंसिपल सेंटेंस और सब ऑर्डिनेटिंग सेंटेंस आया है, इसलिए दोनों मिक्स करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है। और ही सा द डेंजर एंड लग गया है, कंजक्शन आपका हो गया है, तो इसीलिए हमारा कंपाउंड सेंटेंस यहाँ हो जाता है। तो इन सारी बातों को आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। हाउ मैनी सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज आर फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज? 3, 4, 1 या फिर 2? तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा जा रहा है हाउ मैनी सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज आर फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि 3। ठीक है, सब ऑर्डिनेट के जो है क्लॉजेज आर फाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं वो 3 है ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। यहाँ पूछा जा रहा है काइंड्स ऑफ सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज आर। काइंड्स ऑफ सब ऑर्डिनेट के जो है आपसे प्रकार पूछे जा रहे हैं कि कितने टाइप्स के हैं काइंड्स ऑफ। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए नाउन क्लॉजेज, एडजेक्टिव क्लॉजेज, एडवर्ब क्लॉजेज और ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल द एबव। काइंड्स ऑफ सब ऑर्डिनेट जो है ये सारे टाइप हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, विच टाइप ऑफ सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज इज फाउंड। यहाँ एक वाक्य दे दिया गया है, एक सेंटेंस दे दिया गया है, बोला गया है आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, यानी कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। ये किस प्रकार का सब ऑर्डिनेट है पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो ये किसके बारे में पूछा गया है, मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ रहता है, प्लेस के बारे में बात किया गया है, एक नाउन के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो इसका जो देखिए मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ रहता है, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, तो ये एक नाउन के बारे में बात की जा रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाउन क्लॉजेज। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रश्न देख सकते हैं प्रश्न नंबर 32 है, योग सूचक ट्रांसलेशन है। फ्रेंड्स, योग सूचक ट्रांसलेशन आप सभी को पता ही है, कॉम्युलेटिव कंजक्शन को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर अब सी। अब देखिए इससे रिलेटेड अभी आपको आगे वीडियो में और भी डिटेल्स में बताएंगे, बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉम्युलेटिव कंजक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है जो कि आप देख सकते हैं, इलेटिव कंजक्शन आर, मतलब देखिए देयर, फोर, शो, हैंस, यानी कि इन सबको हम एलेटिव कंजक्शन कहते हैं। ये सब आते हैं एलेटिव कंजक्शन में, देयर फोर, शो, हैंस, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा। और देख सकते हैं आप इन्हें याद रखिए, जो आपका एलेटिव कंजक्शन है ये सभी जो है इसमें यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 34 है, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश ए फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज। फ्रेंड्स, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज। तो देखिए यहाँ आपसे पूछा जा रहा है इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर टीचिंग, टीचिंग के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश एज ए फॉरेन, जैसे इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज। डीएलएड 2019 का पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आप बताइए कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा। अभी हम आपके लिए ये प्रश्न छोड़ते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमने इसे बहुत ही अच्छे से डिस्कस करा था। आपको क्या लगता है? ठीक है,
देखिए, टू मेंटेन एन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, या फिर वोकैबुलरी एंड ग्रामर, इन दोनों में से आप सभी को बताना है कि कौन सा बेस्ट रहेगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, उसके बाद से तो हम बताएंगे ही। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, लिंग्विस्टिक इज ए स्टडी ऑफ, यानी कि लिंग्विस्टिक का अध्ययन करा जाता है, और लिंग्विस्टिक मतलब होता है आपका भाषीय, और भाषा का प्रयोग कौन करता है, तो भाषा का प्रयोग जो है ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भाषीय विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, विच इज ए रिस्पेक्टिव स्किल्स। फ्रेंड्स, रिस्पेक्टिव स्किल्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो देखिए कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग या फिर नॉन ऑफ दिस। तो आप सिंपली कह सकते हैं लिसनिंग, है ना। विच ए रिस्पेक्टिव स्किल्स, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिसनिंग। नेक्स्ट आपका प्रश्न है एडवर्ब ऑफ कॉवर्ड इज। तो फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ कॉवर्ड इज जो है, आप एडवर्ब में इसका जो आप एडवर्ब करेंगे तो कावर्डली हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 का ये सारा पूछा गया प्रश्न है। अब नेक्स्ट आपका प्रश्न है एंटोनियम ऑफ बुन इज, यानी कि आपसे यहाँ देख सकते हैं विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो बुन मतलब क्या होता है आप सभी का, तो बुन मतलब होता है आपका वरदान, है ना। बुन मतलब होता है वरदान। तो इसमें आप देखिए कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। श्राप, कर्ष, सिविल, सिविल मतलब तो नागरिक हो जाता है, नॉन ऑफ दिस। तो आप सिंपली श्राप भी नहीं होगा, क्योंकि हमें विलोम शब्द ढूंढना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रश। तो फ्रेंड्स, इसका एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ष, यानी कि आपका हो जाएगा श्राप, है ना। जब इसका बुन मतलब वरदान होता है तो हमसे विलोम शब्द पूछा गया है तो श्राप हो जाएगा। ठीक है, कोषणा हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर अभी प्रश्न है, प्रश्न देख सकते हैं एज वेल एज इज का जो प्रयोग है वो किस में करते हैं, यही आपसे सिंपली पूछा गया है। कम्युलेटिव कंजक्शन, एलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन या फिर एडजेक्टिव कंजक्शन, तो ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, कम्युलेटिव हमने कहा था कि आगे चलकर हम इसके बारे में और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को पता है जो आपका कोऑर्डिनेटिव है वो 4 टाइप के होते हैं, है ना। जो आपके कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, और चारों जो टाइप है वो यही है। पहला आपका कम्युलेटिव कंजक्शन, और आप सभी को पता है कंजक्शन का जो फर्स्ट प्रकार है वो है आपका कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। और अब कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन भी की 4 टाइप्स होते हैं, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर है। कम्युलेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन और एडजेक्टिव कंजक्शन। अब देखिए इसमें एज वेल एज इज, अब इसमें सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, जैसे कि आप कह दीजिए कि अगर हम कोई सेंटेंस लें अभी, तो ही ब्रोक द विंडो, है ना, ही ब्रोक द विंडो एज वेल एज डिस्ट्रॉय द वॉल। एक कब बन गया ना, जैसे कि हमने क्या बनाया कि उसने खिड़की तोड़ी, साथ ही दीवार भी तोड़ दिया। तो ये 2 वर्डों को मिलकर बन रहा है, आप देख रहे हैं ना। जैसे कि फिर से हम एक बार वर्ड लें तो रनिंग इज हेल्दी एज वेल एज जो है मेकिंग यू फील गुड, यानी कि रनिंग जो है, दौड़ना जो है आपके सेहत के लिए तो सही है, साथ ही साथ आपके मतलब आपको अच्छा फील भी कराता है, साथ ही साथ आपको हेल्दी भी फील कराता है। तो यही आप कह सकते हैं रनिंग इज हेल्दी एज वेल एज मेकिंग यू फील गुड। या फिर हम कह सकते हैं ही ब्रोक द विंडो एज वेल एज डिस्ट्रॉइंग मतलब द वॉल, यानी कि उसने जो है खिड़की के साथ साथ जो है दीवार भी तोड़ दी। या फिर दौड़ना आपको मतलब अच्छा फील कराता है, साथ ही साथ आपको हेल्दी भी रखता है। तो ये 2 शब्दों को एक साथ जोड़ रहे हैं, तो उसे हम जो है कम्युलेटिव कंजक्शन कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाए। अब देखिए जो आपका कम्युलेटिव कंजक्शन है इसमें भी
कुछ जो है आते हैं जो कि आप सभी को, जैसे कि एंड हो गया, बोथ आ गया, नॉट ओनली, आल्सो, तो ये सब जो वर्ड्स हैं वो आपके कम्युलेटिव कंजक्शन में आते हैं। तो ये सब जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बारी 10 सेकेंड वीडियो को पीछे करिए, एक बार फिर समझने की कोशिश करिए और राइट करते जाइएगा। बहुत ही अच्छे से इजीली तरीके से आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 कि एडवर्ब क्लॉजेज आर, या फिर आप यहाँ से देखिए एडवर्ब भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको वर्ड मिल जाएंगे, यानी कि पूछा जा रहा है कि एडवर्ब क्लॉजेज आर, इसमें कौन सा वाक्य, कौन सा सेंटेंस जो है आपको लग रहा है कि है। तो देखिए सबसे पहले एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव हम वर्ड जो है क्लॉजेज किसे कहते हैं, तो जो सेंटेंस जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब कोई ऐसे सेंटेंस जैसे कि अगर हम कहें, आप देख सकते हैं व्हेन राजन कम हियर आई वाज स्लीपिंग, यानी कि जब राजन आया तो मैं सो रहा था। या फिर ऑल दोज ही इज पुअर एट ही हिज ऑनेस्ट, यानी कि हालांकि वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है। यानी कि एक दूसरे के जो अपोजिट हैं वो ओवर चलते हैं। जैसे कि आप नेक्स्ट देख सकते हैं आई शैल गो विथ व्हेन यू रिटर्न, मतलब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा लेकिन जब तुम वापस आओगे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कैसे वर्ड, व्हेन राजन कम हियर आई वाज स्लीपिंग, जब राजन आया तो मैं सो गया था, है ना। ऑल दोज ही इज पुअर, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। आई शैल गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा लेकिन जब तुम वापस आओगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑल द एबव। जो आपके एडवर्ब क्लॉजेज हैं वो एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत जो है मतलब प्रदर्शित करते हैं। तो आप सिंपली इसका जो करेक्ट आंसर कह सकते हैं वो ऑल ऑफ द एबव कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये 4 सेंटेंस दे दिया गया है, पूछा गया है कि इसमें कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा रिपोर्टिंग क्रिया या फिर रिपोर्टेड क्रिया, है ना। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं जो वर्ड्स हैं कहीं ना कहीं आप सभी को पास्ट टेंस में दिख रहे हैं, है ना। तो देखिए शी सेड दैट द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग इन द स्काई, शी सेड दैट द बर्ड आर फ्लाइंग इन द स्काई, she said the birds flying in the sky, she said that the bird is flying। तो हमें क्या पास्ट टेंस में है, आप देख सकते हैं जो हमारा रिपोर्टिंग क्रिया, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तो हमारा जो रिपोर्टेड क्रिया होगा वो भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, वेयर फ्लाइंग इन द स्काई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शी सेड दैट द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग इन द स्काई। उन्होंने कहा पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, उन्होंने कहा। तो हमारा देखिए उन्होंने कहा ये भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, आकाश में उड़ रहे थे ये भी हमारा रिपोर्टेड हुआ, यानी कि दोनों पास्ट टेंस हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए जब टेंस पढ़ेंगे तो आप सभी टेंस को लेकर जब हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में आप सभी को पता है दिस भी होता है, दिस भी होता है, नाउ भी होता है, ऑल ऑफ द एबव। और जो आपका इनडायरेक्ट हो जाता है उसमें दिस की जगह डैट हो जाता है, दिस की जगह डोज होता है, नाउ की जगह आपका डैट डे हो जाता है। तो देखिए नीचे पूछा भी गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट, तो डैट डोज जो है डैट डे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इन दोनों का ऑल द एबव होगा। निम्न में से कौन सा जो है यहाँ पूछा जा रहा था, देख सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच है, इसमें प्रयोग होते हैं, यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के टाइप्स आप सभी से पूछे जा रहे हैं। देख सकते हैं काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर, तो टाइम भी, पर्पज भी और कंडीशन भी। तो ऑल ऑफ देम जो है यहाँ आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप सभी को जो है पता होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका प्रश्न है, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 45। देखिए सम कॉमन
सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर, मतलब सम कॉमन, सब ऑर्डिनेटिंग के जो है कॉमन्स कौन से इसमें वर्ड हैं। देख सकते हैं ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और पूछा जा रहा है जो आपका सब ऑर्डिनेटिंग है सम कॉमन कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए एज लॉन्ग एज, आल्दोज, एज इफ, यानी कि ऑल ऑफ दिस जो है इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो सम कॉमन्स है यानी कि जो भी सब ऑर्डिनेटिंग है इनके कहीं ना कहीं जो है सम इसके जैसे ही हैं, कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। ए गुड प्लान फॉर ए पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी, यानी कि एक गुड प्लान फॉर पिक्चर, एक अच्छे प्लान के लिए, एक पिक्चर के लिए जो कंपोजिशन ऑफ दिस जो है काइंड, क्या मतलब जो है उसमें होना चाहिए। तो सबसे पहले तो कोई भी अगर हम पिक्चर बना रहे हैं तो सबसे पहले, या फिर कोई पिक्चर आर्टिकल लिख रहे हैं तो सबसे पहले तो उसके बारे में हमारा इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए, बॉडी ऑफ द कंपोजिशन भी होना चाहिए, कंक्लूजन भी होना चाहिए। मतलब उस, देखिए आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी कि स्टार्टिंग कब होता है लास्ट कब होता है पता ही नहीं चलता, तो वो फिल्में चलती थोड़ी हैं। तो वही है कि बॉडी ऑफ द कंपोजिशन, उसका जो है अच्छा स्क्रिप्ट भी होना चाहिए, उस फिल्म का जो है शिक्षाप्रद भी होना चाहिए कंक्लूजन, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 और पूछा जा रहा है आपसे गाइडलाइंस फॉर डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कंपोजिशन आर, यानी कि गाइडलाइंस दिशा निर्देश फॉर डिस्क्रिप्टिव पिक्चर, पिक्चर के लिए। तो देखिए सबसे पहले एक पिक्चर के लिए क्या क्या डिस्क्रिप्टिव पिक्चर, मतलब क्या क्या गाइडलाइंस, क्या क्या दिशा निर्देश होने चाहिए। सबसे पहले तो स्टडी द पिक्चर केयरफुली, पेइंग अटेंशन टू स्पेसिफिक डिटेल्स। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को सिंपली पता है कि एक पिक्चर में जब तक स्टडी आप केयरफुली नहीं होगी, अटेंशन नहीं होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा, है ना, यानी कि विशिष्ट, स्पेसिफिक मतलब होता है विशिष्ट विवरण नहीं होगा, या फिर उस पर फोकस टेक इन होल पिक्चर, ठीक है, या फिर कंक्लूजन, जैसे कि अभी ऊपर आपने देखा ना, तो वही सारी प्रक्रियाएं जो है गाइडलाइंस जो है उसको ही करके नीचे दे दिया गया है। तो देखिए द कंक्लूजन उस पिक्चर से शिक्षाप्रद भी होनी चाहिए, ठीक है, होल पिक्चर भी होनी चाहिए, उसका रिजल्ट दैट यू सी इन द पिक्चर, अगर आप कोई पिक्चर देख रहे हैं तो उसका जो है मतलब यही है कि कोई भी पिक्चर हो तो केयरफुली हो, स्पेसिफिक हो, ठीक है, फोकस टू टेक इन होल पिक्चर हो, कंक्लूजन हो बेस्ड ऑन आपके जो कॉसेज एंड द रिजल्ट दैट यू सी इन द पिक्चर, अगर आप कोई पिक्चर देख रहे हैं तो आपके लिए वो बेहतर हो। ठीक है, तो ये सारी बातों को जो है ध्यान में रखते हुए हम एक पिक्चर का जो है निर्माण करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से पूछा जा रहा है हाउ मेनी टाइप ऑफ लेटर आर देयर। आप सभी को सिंपली पता है फॉर्मल, इनफॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक, 2 प्रकार के लेटर्स आप सभी को होते हैं। ठीक है, और लेटर्स के बारे में हमने आप सभी को पहले भी बताया था, क्योंकि लेटर्स से आपके 2 नंबर के जो है प्रश्न आएंगे कि लेटर कैसे लिखते हैं। बने रहे चैनल के साथ, आपको सब कुछ आपके एग्जाम के पहले जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर, तो 2 टाइप्स के आपके जो है फॉर्मल होते हैं, ठीक है, और इनफॉर्मल होते हैं। तो ये आपके 2 टाइप्स के लेटर होते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ गुड लेटर। गुड लेटर लिखने के क्या क्या कंटेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या। तो देखिए सबसे पहले तो हेडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर हम कोई लेटर लिख रहे हैं तो कहाँ हमें लिखना है, साइड में लिखना, ऐसे ही आप लेटर लिखते जाएंगे, लेटर का आप सभी को बेस ही नहीं पता होगा, स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा, तो फिर लेटर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है ना। उसकी हेडिंग क्या होनी चाहिए, हमें क्या लिखना है, किसको हम भेज रहे हैं, तो हेडिंग सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। ग्रीटिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। बॉडी ऑफ लेटर जो है ये भी इम्पोर्टेंट, ग्रीटिंग जो आप लेटर भेज रहे हैं वो अच्छा भी दिखे, उसमें अच्छे शब्दों का प्रयोग भी हुआ हो, है ना। तो ऑल द ऑफ दिस हो जाएगा, ऑल द एबव। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है हु विल से, किसने कहा है टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क। देखिए फ्रेंड्स, किसने कहा है कि टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि
किसने कहा है टू टीच वी मस्ट, यानी कि सिखाने के लिए हमें पहले से प्राप्त अनुभव को जो अपने काम है ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने जो अपने काम के शुरुआती बिंदु हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ वर्क जो शुरुआती बिंदु हैं के रूप में उपयोग करना चाहिए। यानी कि किसने कहा है सिखाने के लिए, किसने कहा है कि टू टीच सिखाने के लिए हमें पहले से प्राप्त अनुभव, जो हमें पहले से प्राप्त अनुभव है, नॉलेज है को जो है नॉलेज को अपने काम के शुरुआती बिंदु के रूप से, शुरुआती पॉइंट के रूप से यूज करना चाहिए, उपयोग करें। देखिए हमारे पास अगर कोई एक्सपेरिमेंट्स है तो हमें उसे, जब हम किसी को सिखा रहे हैं तो उसे हम पहले ही पॉइंट से अपने आप को प्रस्तुत करेंगे उसके सामने, ताकि वो हमसे अट्रैक्टिव हो। तो ये किसने कहा है, तो ये हमारा रायबर्न ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में ओनली 50 ही प्रश्न डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी प्रश्न बचते हैं हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया जाए। फिर हम आगे की जो वीडियो है आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सीरीज, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आपको ये सेशन कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको सेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक बारी लाइक, और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स सो मच।